पेशे खिदमत है कहानी कैदी बादशाह। बहुत तेज दौड़ने की वजह से घोड़े के मुंह से झाग निकलने लगी थी। उसके हाँफने की आवाज अली खान अपने कानों से सुन सकता था, मगर फिर भी वह जरा सी आराम की खातिर कहीं भी रुकने को तैयार नहीं था। वो फौरन अपने घर पहुंचाना चाहता था। उसे अपनी बूढ़ी माँ की तरफ से सख्त फिक्र थी और वो दुआएं मांग रहा था कि खुदा करें उसकी माँ खैरियत से हो। अली खान सुबह अंधेरे ही घर से निकाला था। उसे अपनी बहन की अलालत की खबर मिली थी। उसकी बहन शहर से तकरीबन 70 कोस दूर के एक गांव में रहती थी। अली खान अपने इकलौती बहन से बहुत मोहब्बत करता था। उसका बस चलता तो उसे लम्हा भर के लिए भी अपनी आंखों से जुदा ना करता, मगर क्योंकि बहन की शादी इस गांव के एक शख्स के साथ हो गई थी, इसलिए मजबूरन उसे रुखसत करना पड़ा। उसका शौहर काफी मालदार था और उसकी बहन को बड़े आराम से रखता था। इस बात की अली खान और उसकी माँ को बेहद खुशी थी, मगर जब उसे अपनी बहन की बीमारी की इत्तला मिली तो वो तड़प उठा। सुबह होते ही उसने घोड़े को तैयार किया, कुछ रुपया पैसा एक चमड़े की पेटी में रखकर कमर से बांधा और माँ को खुदा हाफिज कहकर घर से निकल गया। उसका घोड़ा बेहद मजबूत और तेज रफ्तार था। उसने दोपहर से पहले ही उसे मंजिल पर पहुंच दिया। अली खान को आता देखकर गांव के कुछ लोग उसकी बहन के घर के बाहर खड़े हो गए थे और उन्होंने उसकी आमद पर खुशी का इजहार किया। घोड़े से उतरकर उसने उन लोगों से सलाम दुआ की। फिर कुछ देर उनसे बात करने के बाद उसने घोड़े को अस्तबल में बांधा और अपनी बहन के घर में दाखिल हो गया। एक कमरे से उसकी बहन निकल रही थी। भाई को देखकर उसके सीने से जा लगी। अली खान हैरानगी से बोला, बहन, मैं तो सारे रास्ते इस फिक्र में मुब्तिला रहा था कि तुम न जाने कैसी होगी, क्योंकि गांव से जान वाले चंद लोगों ने हमें बताया था कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी, मगर मुझे तो तुम ठीक बल्कि बहुत ठीक महसूस हो रही हो। उसकी बहन हंसकर बोली, चलो इसी बहाने तुमने अपनी शक्ल तो दिखाई। वैसे पिछले दिनों मुझे खांसी और नज़ला हो गया था, कुछ ऐसी भी ज्यादा बीमारी नहीं थी, अब अल्लाह का शुक्र है। इतने में एक छोटा सा बच्चा अंदर दाखिल हुआ और अली खान को आंखें फाड़कर देखने लगा। वह बच्चा इतना छोटा था कि अली खान के घुटनों तक आ रहा था, इसलिए अली खान की नज़र उसे पर ना पड़ी, मगर उसकी बहन ने बच्चे को देख लिया था। उसने झट से बच्चे को गोद में उठाया और अली खान से बोली, यह तुम्हारा भांजा है अब्दुल रहीम, ये मुझे बहुत तंग करता है। इसकी हरकतों की वजह से मैं इसे बहुत अजिज आ गई हूं, जाते हुए इसे साथ ले जाना। अली खान ने हंसकर अब्दुल रहीम को बहन की गोद से ले लिया और बोला, भांजे दिल छोटा मत करो, बचपन में बच्चों से इसी तरह की बातें की जाती है। अब्दुल रहीम मायूसी से सर हिलाकर बोला, ए अम्मी जान, मुझे इस किस्म की कुछ ज्यादा ही बातें करने लगी हैं। लगता है इस घर में अपना गुजर मुमकिन नहीं, अब तो कहीं और ही रहना पड़ेगा। अली खान ने अब्दुल रहीम को गौर से देखा और बहन से बोला, मेरे इस भांजे की उम्र कितनी होगी बहन? 6.5 साल का हो गया है, बहन ने जवाब दिया। मगर बातों से तो नहीं लगता। अली खान ठंडी सांस लेकर बोला, अरे मैं इसकी इन्हीं बातों की वजह से तो तंग आ गई हूं। ये सारा दिन अपने बाप के पास उनके दोस्तों में घुसकर बैठा रहता है और उनसे तरह तरह की बातें सीख कर आता है। बहन ने कुछ नाराजगी से कहा, फिर कुछ याद करके बोली, मैं भी किन बातों में पड़ गई। मेरा भाई इतनी दूर से आया है और मैंने अभी खाने को भी नहीं पूछा है। मामू जान, अब शुक्र कीजिए कि बहुत दूर से आ रहे हैं, कहीं पास से आ रहे होते तो यकीनन खाना नहीं मिलता। अब्दुल रहीम ने हंसकर कहा, देखो बहन, शिकायती अंदाज में बोली, इस तरह बात पकड़ लेता है ये। अली खान हंसने लगा। उसकी बहन बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई और अली खान अपने गांव के दोस्तों से मिलने के लिए बाहर निकल गया। अली खान 2-3 दिन तक वहीं रखने चाहता था, मगर अपने दोस्तों से मिलने वाली एक खबर ने उसे बेचैन करके रख दिया। उसे पता चला कि पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने उसके मुल्क पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया और उसके सिपाही शहर में हंगामा मचाए हुए हैं और बहुत ज्यादा कत्ल कर रहे हैं। अली खान अपनी मां को अकेला छोड़कर आया था। घर में 3 गुलाम भी थे, मगर उनकी मौजूदगी न होने के बराबर थी, क्योंकि वह सिर्फ अपने कामों से दिलचस्पी रखते थे और उनमें इतनी हिम्मत भी न थी कि अपनी हिफाजत कर लेते। मां की हिफाजत करना तो दूर की बात थी। वो दोस्तों के पास से वापस बहन के घर आया। वो भी इस खबर को सुनकर परेशान हो गई थी। अली खान ने उससे कहा कि वो अब वापस शहर जाएगा। वहां के हालात ही ऐसे हो गए थे कि एक अकेली औरत परेशान हो जाती। उसकी बहन ने जल्दी से दस्तरखान बिछाकर खाना लगाया। फिक्र की वजह से अली खान की भूख खत्म हो गई थी। फिर भी बहन का दिल रखने के लिए उसने थोड़ा बहुत खाना खाया। उसके बाद उसने वह सामान निकालकर बहन को दिया
जो उसकी मां ने अपनी बेटी, दामाद और नवासे को भिजवाया था। इन्हीं बातों में काफी वक्त गुजर गया और फिर शाम हो गई। वह जल्दी से घोड़े पर बैठा। उसका बहनोई अभी तक अपनी दुकान से घर नहीं आया था, इसलिए उससे मुलाकात ना हो सकी। अली खान ने बहन और भांजे को खुदा हाफिज कहा और वापसी के सफर पर रवाना हो गया। जब वह अपने शहर में पहुंच तो एक अजीब ही नजारा देखने को मिला। जगह जगह लोगों की खून में डूबी हुई लाशें बह रही थीं। जिन घरों को लूट मार के बाद आग लगा दी गई थी, उसके शोले सर्द पड़कर राख की शक्ल में हवा के साथ उड़ रहे थे। अपने शहर की यह हालात देखकर अली खान का दिल गुस्से से भर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद वह अपने घर पहुंच गया। उसका घर सही सलामत था। उसने घोड़े को अस्तबल में बांधा और जाने के लिए मुंडा ही था कि अंधेरे में उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। कौन है? उसने कड़क कर पूछा। उसकी आवाज सुनकर कोई दरवाजे के पीछे से निकाला। वह कोई लड़की थी। अली खान उसे लेकर अपने घर में दाखिल हुआ। उसके आने का उसकी मां को पता चल गया था, इसलिए दरवाजा खुला मिला था। मां को देखकर अली खान के चेहरे पर एक इत्मीनान भारी मुस्कुराहट फैल गई। वो मां से लिपट गया। मां, मुझे आपकी बहुत फिक्र थी। खुदा का शुक्र है आप खैरियत से हैं। मां भी मुस्कुराने लगी, मगर लड़की को देखकर वो चौंक पड़ी। अगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही हैं तो ये लड़की जरूर शहजादी अंबर है। कुछ अरसा पहले मैंने उसको देखा था। उसने बड़बड़ा कर कहा। मां, आपसे मिलकर अली खान को लड़की का ख्याल ही नहीं रहा था। उसने घूम कर देखा। लड़की बेहद उदास नजर आ रही थी और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसके जिस्म पर शाही पोशाक देखकर बोला, हाँ, ये तो शायद शहजादी साहिबा ही है। लड़की, मैं शहजादी अंबर हूं। मेरे अब्बा हुजूर को दुश्मनों ने कैद कर लिया है। वो लोग मुझे भी गिरफ्तार करने की फिक्र में थे, मगर एक हबशी गुलाम ने महल के खुफिया रास्ते से मुझे फरार कर दिया। अब मैं आप लोगों के पास आई हूं। क्या आप मुझे पनाह देंगे? दुश्मन? फौजी मेरी तलाशी के लिए घर घर की तलाशी लेते फिर रहे हैं। मां बोली, बेटी कैसी बातें कर रही हो? ये तुम्हारा अपना घर है। पनाह देने या ना देने का क्या सवाल है? अली खान ने अब तक सिर्फ शहजादी अंबर के मुतल्ली के दूसरों ही से सुना था। शहजादी अपनी खूबसूरती की वजह से दूर दूर तक मशहूर थी और अब वही शहजादी उसके घर में मौजूद थी। उसकी उदासी ने उसके हुस्न में कर लगा दिए थे। उसे परेशान देखकर अली खान को उससे हमदर्दी महसूस होने अली खान ने धीरे से कहा, शहजादी साहिबा, ये जो कुछ हुआ है मुझे उस पर सख्त अफसोस है। हमारी बादशाह सलामत इस कदर नेक और साफ दिल के मलिक हैं कि इस जमीन पर उन जैसा कोई दूसरा बादशाह नहीं है। उन्होंने हमेशा रियाया की भलाई के लिए अच्छे अच्छे काम किए हैं। मैंने आज तक कोई बड़ा काम नहीं किया है, मगर अब मैं इस बात का वादा करता हूं कि बादशाह सलामत को उस जालिम बादशाह की कैद से छुड़ाकर उन्हें उनका मुकाम दिलवाकर ही दम लूंगा। अली खान की बातें सुनकर शहजादी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। मुझे यकीन है आप ऐसा कर सकते हैं। वह अली खान की शख्सियत से बेहद मुतासिर नजर आई थी। अली खान हालांकि अभी सिर्फ 18 से 20 साल का नौजवान था, मगर इतनी सी उम्र में ही वक्त ने उसे अपनी उम्र से कहीं 4 गुना बढ़ा हो चुका था। अब घर की सारी जिम्मेदारी अली खान के कंधों पर थी। उसके बाप की शहर में कपड़े की दुकान थी, जिसे अब अली खान चलाता था, मगर उसे इस कारोबार से कोई दिलचस्पी ना थी। वो फर्ज समझकर दुकान पर बैठता था। हालांकि उसके दिल में ये उमंग थी कि वो फौज में किसी बड़े ओहदे पर ना सही एक मामूली सिपाही ही होता। शहजादी अंबर अब खासी मुतमईन नजर आई थी। थोड़ी देर बाद मां ने उन्हें खाने के लिए बुलाया, मगर खाना शुरू करने से पहले उसने कुछ खाना बांधकर अली खान को दिया और कहा कि उसे उसकी मुंह बोली बहन के घर दे आए। उसकी यह मुंह बोली बहन पिछली गली में रहती थी। अली खान की मां को पता चला था कि दुश्मन फौजी की हंगामे की वजह से सब बाजार बंद थे और उस मुंह बोली बहन के घर में इत्तेफाक से सब खाने पकाने की चीज खत्म हो गई थी। अली खान रवाना हो गया था, मगर जब थोड़ी देर बाद वह वापस आया तो उसके चेहरे पर बेइत्मीनानी फैली हुई थी। उसने घर में घुसते ही दरवाजा बंद कर दिया। उसे फिक्रमंद देखकर मां भी परेशान हो गई। क्या बात है बेटा, ये परेशानी कैसी? उसने पूछा। मां, दुश्मन के सिपाही शहजादी साहिबा की तलाश में घर घर की तलाशी लेते फिर रहे हैं, अली खान ने बताया। फिर वो अपने कमरे में जाकर अपनी तलवार उठा लाया। अली खान, पागल मत बानो। तुम उनसे झगड़ा मोल लेकर कितनों को मारोगे? बेहतर यही है कि ठंडे दिल से इस बात का हल सोचो। उसकी मां ने समझाते हुए कहा। यह बात अली खान की समझ में आ गई थी। उसने तलवार एक तरफ रख दी और इस वक्त दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई।
सब लोग दरवाजे की तरफ देखने लगे। बुढ़िया उसे लेकर नीचे तहखाना में चली गई। कुछ देर बाद अली खान ने दरवाजा खोला। 3 सिपाही तेजी से अंदर दाखिल हुए। दरवाजा खुलने में इतनी देर क्यों हुई थी? एक सिपाही ने अली खान की तरफ गौर से देखते हुए पूछा। जी, मैं सो रहा था। अली खान ने कहा, हमने तुम्हारे मुल्क को फतह कर लिया है। तुम्हारा बादशाह हमारी कैद में है और शहजादी फरार हो गई है। तुम्हारे घर तो वो पनाह लेने नहीं आई। अली खान ने बड़े जोर से नफी में सर हिल दिया। फिर भी हम तुम्हारी बात पर एतबार नहीं करेंगे। हम तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहते हैं। अचानक एक सिपाही ने किया, दोनों सिपाहियों को भी आवाज दी और फिर वह तीनों मिलकर आपस में सरगोशियां करने लगे। अली खान उनका इंतजार करने लगा। वह तीनों सिपाही उसके करीब आए और बड़े गौर से देखने लगे। फिर उनमें से एक ने कहा, लड़के बताओ, शहजादी कहाँ है? वो यहां नहीं आई। अली खान ने बड़े सुकून से कहा, तुम झूठ बोलते हो। सिपाही गुस्से से बोला, तुम कह रहे थे कि मैं सो रहा था, मगर दूसरे कमरे में वो खाना किसका रखा है, जो यकीनन कई आदमियों के लिए काफी होगा, और यूं महसूस होता है जैसे अभी तक उसे शुरू भी नहीं किया गया हो। अब अली खान को एहसास हुआ कि उससे कुछ बेवकूफ़ी सरजिद हो गई है। उसे दस्तरख्वान उठवा देना चाहिए था। उसे खामोश देखकर दूसरे सिपाही ने कहा, लड़के, हमारा वक्त जाया मत करो, बताओ तुमने उस शहजादी को कहां छुपाया है? बताता हूं, जरा सब्र तो करो। अली खान जोर से भागा और अंधेरे कमरे में छिप गया। सिपाही यह समझे कि अली खान अंधेरे में उनको मारना चाहता है, इसलिए उन्होंने अंधाधुंध तलवारें चलाना शुरू कर दी। कमरे में तलवारों की झंकार और इंसानी चीखों की आवाजें गूंजने लगी थीं, मगर अली खान दीवार के एक कोने से लगा बड़े मजे से खड़ा था। थोड़ी देर बाद कमरे में खामोशी छा गई। अली खान दौड़कर तहखाना में आया, जहां पर उसकी मां और शहजादी अंबर छुपी हुई थी। उसने दोनों को पूरा वाकया सुनाया। फिर वो तीनों जल्दी से तहखाना से बाहर निकले और एक दूसरा लैंप रोशन करके उस कमरे का जायजा लिया, तो उन्हें तीनों दुश्मन सिपहियां की लाशें नजर आईं। अब इन तीनों को उठाकर बाहर भी फेंकना पड़ेगा। अली खान ने कराह कर कहा। शहजादी अंबर इतनी मुश्किल के बावजूद भी हंस पड़ी। उसकी मां ने कहा, चलो पहले खाना खा लो। खाना खाने के बाद अली खान उन तीनों को उठाकर पानी के एक गड्ढे में डाल आया। मां ने कमरे को साफ कर दिया था। अब वो शहजादी के लिए एक कमरे को ठीक ठाक कर रही थी। उधर शहजादी अंबर अली खान को अपनी कहानी सुना रही थी। अली खान, ये जो दिन देखना पड़ा है सब मेरी बदौलत हुआ है। काश मैं पैदा ही ना हुई होती। ये आप क्या कह रही हैं? जो कुछ किस्मत में लिखा होता है इंसान को जरूर उसका सामना करना पड़ता है। अली खान बोला, मगर यह बात मेरी समझ में नहीं आई। क्या उसे पड़ोसी मुल्क को एकदम से क्या सूझी जो उसने चुप छुपाते हमारे मुल्क पर हमला कर दिया? एक तो वह खुद ही बहुत बड़ा मुल्क है, फिर उसकी फौज को भी हमसे बहुत ज्यादा है, और उसे पर यह कि हमला बगैर ऐलान जंग के किया गया। इस सूरत में तो जो कुछ भी हुआ है उस पर किसी किस्म की हैरत करना ही बेकार है। हमारे मुल्क पर कभी हमला ना होता अगर अब्बा हुजूर उस मुल्क के बादशाह से मेरी शादी कर देते। शादी? अली खान ने कुछ ताज्जुब के साथ पूछा। जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, उस बादशाह की उम्र कोई 70 बरस से तो किसी तरह भी कम ना होगी। वो 71 साल का है। शहजादी सर हिलाकर बोली, उसने अपनी 70वीं सालगिरह पर पिछले साल हमें भी बुलाया था। वहीं उसने मुझे भी देखा था और फिर 1 माह पहले बहुत सारे तोहफों के साथ मुझे शादी का पैगाम भी भेज दिया। जाहिर है अब्बा हुजूर ने इनकार कर दिया, जिससे नाराज होकर उसने हमारे मुल्क पर चढ़ाई कर दी और अब मुझे गिरफ्तार करके मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। अली खान खामोश हो गया। शहजादी अंबर के खूबसूरत चेहरे पर सोच के आसार देखकर वह बोला, हालात कुछ ठीक हो जाए तो फिर मैं उसे मुल्क का सफर इख्तियार करूंगा। वो हमारे बादशाह सलामत को कैदी बनाकर वहां ले जाएगा। मैं अपने मुल्क और उन्हें आज़ाद करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको मेरी वजह से बहुत जहमत उठाना पड़ रही है। अली खान की बात सुनकर शहजादी ने रंजीदगी से कहा, नहीं शहजादी साहिब, आपको तो खामखा की फिक्र लग गई है। यकीन कीजिए मुझे जरा सी भी जहमत नहीं होगी। मेरे लिए तो यह एक सुनहरी मौका है कि मुझे दुनिया की ऊंच नीच देखने का मौका मिल रहा है और यह तजुर्बात मेरी आइंदा जिंदगी में कम आएंगे। अली खान ने कहा, यह काम बहुत कठिन है। आपको इसमें बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। अली खान ने कहा है, ऐसी भी कोई बात नहीं है और मुझे यकीन है कि मैं अपने मकसद में कामयाब होकर लौटूंगा। आप कामयाब हो गए तो हम जरूर आपको बहुत से इनामो इकराम से नवाजेंगे, शहजादी बोली। उसके बाद अली खान अफसुर्दा सा हो गया। उसने खुश्क लहजे में कहा, शहजादी साहिबा,
आप गलत समझ रही हैं। आपके अब्बा हुजूर के पास दौलत से भरे हुए खजाने हैं। अगर वो उसमें से मुझे कुछ दे भी देंगे तो उनमें कोई कभी नहीं आएगी, मगर मेरे अंदर का वो इंसान हमेशा के लिए मर जाएगा जो किसी लालच के बगैर दूसरों की मदद पर आमादा हो जाता है। मुझे दौलत से कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही मैं अपने किसी काम के सिले में किसी से कोई मुआवजा तलब करता हूं। मुझे आपकी बात में बहुत दुख पहुंचा है। शहजादी की आंखें चमकते लगीं। वह बोली, अली खान, आप मुझे माफ कर दें। आपका दिल दुखाने का मेरा इरादा नहीं था। आपकी बातों से मुझे अंदाज हुआ है कि आप बहुत बुलंद, अजीम और बहादुर इंसान हैं। मुझे इस बात पर फक्र है कि हमारी रियाया में ऐसे मुखलिस इंसान भी हैं। अली खान सब बातें भूलकर थोड़ा सा शर्मा कर बोला, छोड़िए शहजादी साहिबा, अब तो आप मक्खन लगाने लगी। मैं तो किसी भी काबिल नहीं हूं शहजादी। अंबर हंस पड़ी। अली खान की मां ने आकर इत्तला दी कि शहजादी साहिबा, कमरा तैयार हो गया है। रात भी बहुत हो गई है, इसलिए अब सो जाना चाहिए। शहजादी अंबर उठ खड़ी हुई और अली खान किसी सोच में डूब गया। अगले दिन एक ऐलान ने अली खान के पसीने छुड़ा दिए। ये ऐलान पड़ोसी मुल्क के बादशाह की तरफ से हुआ था, जिसमें शहजादी अंबर को खबरदार किया गया था कि वह सूरज ढलने से क़िब्ल अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दे, वरना सूरज ढलते ही उसके बाप की गर्दन उड़ा दी जाएगी। मुझे बेहद अफसोस है शहजादी साहिब की, मैं आपकी कोई मदद ना कर सका। उस जालिम बादशाह ने शर्त ही कुछ ऐसी रख दी है कि मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दें, वरना बादशाह सलामत की जान को खतरा लाहक हो जाएगा। अब तो यही करना होगा। शहजादी अंबर बेबसी से बोली और फिर रोने लगी। अली खान को अपनी बेबसी का शिद्दत से एहसास होने लगा था। अचानक उसके मायूस चेहरे पर गैज़ो गे हज़ब के आसार नुमाया हो गए। उसने कमरे में टहलते हुए कहा, मुझे कुछ वक्त दरकार है, फिर मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। शहजादी अंबर उसको देखने लगी। फिर बोलो, यह मेरी शिकस्त है जो मैं आपको यूं मुसीबत में अकेला छोड़ रहा हूं, मगर आप हौसला रखिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शहजादी ने कहा, मैं आपकी मुश्किल को समझती हूं। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं गिरफ्तार होने के बाद भी मुतमईन रहूंगी, क्योंकि मेरी मदद करने के लिए आप कोशिश ही कर रहे होंगे। मगर मैं ये सोचती हूं कि मामला ठंडा पड़ जाने पर आप कहीं इस बात को फरामोश तो नहीं कर देंगे। ऐसा नहीं होगा। अली खान मुस्कुराहट के साथ बोला, अगर ऐसा हुआ भी तो सिर्फ उसकी एक ही सूरत होगी। वह क्या शहजादी? अंबर ने बेसाख्ता पूछा। अली खान इस दुनिया में ना रहे। अली खान ने जवाब दिया। शहजादी अंबर के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। वह धीरे से बोली, अली खान, आपको ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। मुझे दुख होता है। दुख की बात तो यह है कि आप अली खान की बात पर एतबार नहीं करती। मैं बहुत परेशान हूं। हालात न जाने कैसा रुख बदले, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है शहजादी, अंबर बोली। मेरा ख्याल में अब आपको चलना चाहिए। अली खान अपने दिली जज्बात को छुपाते हुए मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला। शहजादी की बातें उसे नश्तर की तरह महसूस हो रही थीं। वो इस बात पर बेहद रंजीदा था कि वो शहजादी की मदद नहीं कर सका और शहजादी उसकी पनाह से निकलकर दुश्मनों के पास जा रही थी। शहजादी अंबर उसकी कैफियत से आगाह थी। वह उठते हुए बोली, अली खान, दिल छोटा मत करें। ये जो हालात दरपेश है उनकी जिम्मेदार मैं हूं ना आप। फिर उदासी और रंजीदगी क्यों? अली खान उसकी शक्ल देखने लगा। शहजादी अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वह वापस आई। उसकी आंखें भीगी हुई थीं। अली खान ने कहा, मेरा इंतजार करना, मैं जरूर आऊंगा। शहजादी साहिबा, मैं आपको महल तक छोड़कर आता, मगर मैं अपने आप को बादशाह और उसके सिपहियां से पोशीदा रखकर ही बेहतर तरीके पर अपना काम सर अंजाम दे सकता हूं। उम्मीद है कि आप कुछ ख्याल नहीं फरमाएंगी। मैं सब समझती हूं, शहजादी अंबर बोली। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए। वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अली खान की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे थे। शहजादी अंबर ने आखिरी बार उसे घूमकर देखा और तेजी से निकलते चली गई। जब वह बाहर निकली तो उसे एहसास हुआ कि दुश्मन के सिपहियों की दहशत अभी तक लोगों के दिलों पर तारी थी, क्योंकि आसपास के तमाम घरों के दरवाजे और खिड़कियां बड़ी मजबूती से बंद थीं। उन्हें कल का वह खौफनाक मंजर याद था, जब दुश्मन सिपहिया को लूट मार से बाज रखने की कोशिश में कई लोगों को बेदर्दी से कत्ल करके उनके घरों को आग लगा दी गई थी। शहजादी अभी कुछ दूर ही गई थी कि उसके कानों में घोड़े के चलने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, दुश्मन फौजी का सिपह सालार और दूसरे सिपाही उसकी तरफ ही आ रहे थे। शहजादी के करीब आकर उन्होंने घोड़े रोक लिए। सिपह सालार ने उसके शाही लिबास की वजह से उसे पहचान लिया था कि वो ही शहजादी है। वह झट घोड़े से उतरा और थोड़ा सा झुककर बड़े आदाब से बोला, हमारी होने वाली मलका आलिया खुशामदीद।
उसकी बात ने शहजादी अंबर के तन बदन में आग लगा दी। वो तेज नजरों से उसे घूरने लगी। बाकी सिपाही भी घोड़ों से नीचे उतार आए थे। वह उसे बड़े एहतराम और अकीदत से देख रहे थे। सिपह सालार ने उसे अपना घोड़ा पेश किया। उन सब से पीछे अली खान अपने घोड़े के साथ दीवारों की ओट में छिप छिप कर उनके पीछे आ रहा था। उसने सोचा था कि वह शहजादी अंबर को एलानिया महल तक नहीं छोड़ सकता। छिपकर तो उसके पीछे जा सकता है। शहजादी अंबर भी दूसरों की तरह उसकी मौजूदगी से बेखबर थी। आसमान पर कल शाम ही से बादल मंडलाते फिर रहे थे। सुबह भी काफी बादल था, मगर अब अचानक ही बूंदाबांदी शुरू हो गई। थोड़ी ही देर बाद उसने शिद्दत इख्तियार कर ली और फिर शहजादी अंबर को घोड़े से उतारकर पनाह लेने की खातिर एक मकान की तरफ भागी। अली खान ने उन्हें मकान की तरफ जाते हुए देख लिया था। सिपाही बहिर ही एक साहिबान के नीचे खड़े हो गए और सिपह सालार मकान का दरवाजा पर घोड़े को एक मकान की खिड़की की सलाखों से बांध आया और फिर अली खान ने उस मकान की तरफ दौड़ लगा दी। वो घूमकर मकान के पीछे आया और फिर एक ही छलांग में वो ऊंची दीवार पर जा चढ़ा। उसने नीचे कूदने में भी डर नहीं लगा था। वह जब बरामदे में आया तो मालिक सिपह सालार की दस्तक पर दरवाजा खोलना जा रहा था। अली खान को देखा तो हैरत से उसका मुंह खुल गया। अली खान ने जल्दी से बात बना दी कि कुछ सिपाही उसके पीछे पड़ गए थे और वो बड़ी मुश्किलों से जान बचाकर भागा। मलिक ने जब कुंडी खोली तो सामने शहजादी को दिखा। सिपाह सालार उसे लेकर आया और नरमी से कहा, कुछ देर की पनाह चाहिए। सिपाहियों ने शहर में इतनी कत्लों गारत की थी इस वक्त जो वो खुद को एक मुहाजिब और नरम खूब शख्स जाहिर कर रहा था, तो उसकी वजह शहजादी अंबर थी। वो उसके हुस्न से बेहद मरगूब हो गया, अपनी जगह बनाना चाहता था। यूसुफ ने उन्हें एक साफ सुथरे कमरे में लाकर बिठाया। इस कमरे में फर्श पर कालीन था। कमरे में तरह तरह की खुशबू आ रही थी क्योंकि यूसुफ अतर का कारोबार करता था। उस मकान मालिक का नाम यूसुफ था। अली को वहां देखकर सिपह सालार उसके चेहरे पर शदीद हैरत के असरात पैदा हो गए थे। अली खान ने सिपहलर से कहा, जब इस बेवकत की बारिश ने आपको बड़ा परेशान किया है, आप भी आ गए हैं, कहीं नज़ला जुकाम ना हो, इनके लिए काढ़े का इंतजाम करते हैं। अली खान ने कहा, क्यों यूसुफ भाई, इन्होंने हमें बहुत इज्जत बख्शी है जो यहां पर कायाम किया। इतनी बड़ी शख्सियत और ये हमारा गरीब खाना, हमारे घर की तो किस्मत ही खुला गई है। हाँ, तो यूसुफ भाई, आप अभी तक गए नहीं काढ़ा बनाने। सिपह सालार बहुत खुश हुआ और बोला, नौजवान, तू मुझे बहुत अक्लमंद आदमी मालूम होते हो। क्या नाम है तुम्हारा? अंबर हैरत से मुंह खोल उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अली खान कौन सा खेल खेलना चाहता है। फिर थोड़ी देर तक उन दोनों में इधर उधर की गुफ्तगू होती रही। कुछ देर के बाद अली खान सिपह सालार से धीरे से बोला, सिपह सालार साहब, आपकी शख्सियत ने मुझ पर ऐसा जादू किया है कि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मगर कह नहीं सकता। पता नहीं आप बुरा मान जाएं। नहीं नहीं अली खान कहो, डरो नहीं, मगर क्या वाकई मेरी शख्सियत ऐसी ही है? उसने कहा, साहब, इसमें क्या शक है। मेरे ख्याल में यह खातून जो आपके साथ हैं शहजादी अंबर कहलाती हैं। नाम तो इनका यही है, मगर तुम्हारा इस बात से क्या ताल्लुक है? बेइंतहा खूबसूरत खातून के साथ आपका बुढ़ा बादशाह शादी करना चाहता है। हालांकि सच पूछिए तो आपकी और उनकी जोड़ी खूब रहेगी। अली खान ने इतने धीरे से कहा कि शहजादी अंबर न सुन सके। सिपह सालार के दिल में तो पहले ही चोर बैठा था। उसकी तो यह सुनकर बातें दिल में घर कर गई। बोला, नौजवान, तुम्हारी बातें इतनी मज़ेदार हैं, दिल चाहता है कि घंटा बैठकर सुनी जाए। मगर भाई, क्या शहजादी साहिबा इस पर राजी हो जाएगी? शहजादी को रजामंद करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आप उसे बूढ़े बादशाह से छुटकारा पाने की तरकीब कीजिए। अली खान ने बड़ी संजीदगी से कहा, बादशाह की मुझे कोई फिक्र नहीं है। मैंने इतनी दौलत जमा कर ली है कि उसे लेकर अगर किसी दूसरे मुल्क निकाल जाऊं तो मेरी कई पूछते बगैर कोई काम किए ऐसे ही जिंदगी बसर कर सकती हैं। सिपह सालार ने कहा, ठीक है। अली खान ने सर हिलाकर कहा, फिर खंखार कर शहजादी अंबर की तरफ मुतवज्जो हुआ। शहजादी साहिब मोहतरमा सिपह सालार साहब को आप अच्छी तरह जानती होंगी। ये भी बहुत अच्छे हैं। सखावत में इनका सानी नहीं कि ये बहुत नेक और सखी हैं। मैं इनकी तरफ से आपसे यह दरख्वास्त करता हूं कि आप इस बूढ़े लालची और जालिम बादशाह के बदले इस साफ दिल के मालिक से शादी कर लें। ये अपने आप में आला और बुलंद हिम्मत हैं। शहजादी ने एक नज़र सिपह सालार को देखा और बामुश्किल अपनी हंसी जब्त करते हुए बोली, ये जो खासियत है आपने गिनवाई हैं, अगर वह वाकई सिपह सालार साहब में मौजूद है तो मैं रजामंद हूं।
सिपाह सालार भर्राई हुई आवाज में बोला, शहजादी साहिबा, मैं भी बहुत बेखबर आदमी हूं। अपनी इन खुश शख्सियत का मुझे इल्म ही नहीं हुआ था, मगर यह शरीफ नौजवान जिसका नाम अली खान है कभी झूठ नहीं बोल सकता। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी दरख्वास्त मंजूर फरमा ली। आप हमेशा मुझे अपना गुलाम पाएंगे। अली खान बोला, सिपाह सालार साहब, एक बात का ख्याल रखिएगा। इस बात को आप मेरी कमजोरी भी कह सकते हैं, मगर हकीकत यही है कि मुझे वो बेहिस आदमी पसंद नहीं है। शहजादी अंबर अली खान की बात को बीच में से काटकर बोली। वह समझ गई थी कि अली खान इस तरह की बातें करके सिपाह सालार से कोई चाल चल रहा है। बुज़दिल आदमियों को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। सिपाह सालार बड़े जोर से चीख कर बोला और फिर अली खान को और फिर शहजादी अंबर को देखने लगा। वह सुभान अल्लाह। शहजादी अंबर उठकर बोली, किस कदर बुलंद ख्याल है आपके। मुझे हैरत है कि इतना काबिल आदमी एक मामूली सिपाह सालार के ओहदे पर फौज में काम कर रहा है। उसके साथ किस कदर नाइंसाफी हुई है। मगर शहजादी साहिबा, अब यह नाइंसाफी खत्म होने वाली है। इंसाफ का सूरज तुल्लू होने वाला है। यह वही काबिल शख्स जो एक मामूली सिपाह सालार है, अपने सीने में शेर का दिल रखता है। इसमें इतनी हिम्मत है कि वह बादशाह से टक्कर ले। वह चाहे तो आपसे चोरी छुपे शादी भी कर सकता है, मगर नहीं, वो अभी उठेगा। बाहर 4 सिपाही खड़े हैं। उनसे जाकर कहेगा कि जाओ बादशाह से कह दो शहजादी पर उसका कोई हक नहीं है। वह शहजादी को अपने साथ ले जा रहा है। दूर, बहुत दूर, अली खान अभी यह बात कहकर चुप भी नहीं हुआ था कि उसने देखा कि सिपाह सालार अपनी जगह से उठा और बाहर निकल गया। क्यों? शहजादी साहिबा कैसी रही? अली खान ने हंसकर पूछा। मेरे पल्ले तो कुछ भी नहीं पड़ा। शहजादी उलझे हुए लहजे में बोली, अभी तो कहानी शुरू हुई है, आगे देखिए क्या होता है। सिपाह सालार इनकार करता हुआ अंदर चलाया। यूसुफ काढ़ा बनाकर ले आया था। वह लोग काढ़ा पीने लगे। फिर कुछ देर बाद अली खान बोला, सिपाह सालार साहब, अब आप शहजादी साहिबा को लेकर यहां से चले जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि बादशाह अपनी सारी फौज को यहीं भेज दे। अब तो इस बात को सुनकर सिपाह सालार का चेहरा फक हो गया। मौत आंखों के सामने नजर आने लगी। आकर बोला, चलिए शहजादी साहिब, अली खान तुम भी हमारे साथ आओ। शहजादी के साथ अली खान भी उठा। उसने एक घोड़ा यूसुफ से मांग लिया और फिर अपना घोड़ा भी खोलकर ले आया। मुनासिब यह होगा कि हम रात होने तक जंगल में छुप जाएं। रात के अंधेरे में सफर करना आसान रहेगा। सिपाह सालार ने गर्दन हिला दी और वह तीनों घोड़े पर सवार होकर सरपट जंगल की तरफ रवाना हो गए। जंगल पहुंचे तो दोपहर हो चली थी। बादल बदस्तूरा आसमान पर छाई हुए थे और बादलों की वजह से धुंधलका सा फैल गया था। वो लोग एक तरफ के नीचे ठहर गए। घोड़ों को घास चराने के लिए खुला छोड़ दिया गया था। अली खान चारों तरफ देखते हुए एक जानिब को जाने लगा। सिपाह सालार इस फिक्र में था कि कोई अच्छी सी जगह मुताखिब करके शहजादी को वहां बिठा दे ताकि वो अपनी थकान दूर कर सके। मगर वहां था ही क्या? बड़े बड़े दरख्त जिनके पत्ते हिल रहे थे। मजबूरन वह लोग इसी घास पर बैठ गए। उनसे कुछ दूर बैठा अली खान घास के तिनके तोड़ तोड़ कर उन्हें बेख्याली में इधर उधर फेंक रहा था। अचानक उसने गर्दन घुमाकर कहा, कितना वक्त गुजर गया है, मगर अभी तक हमें खाना नसीब नहीं हुआ है। सिपाह सालार साहब, आप तो माशाअल्लाह बड़े निशानेबाज हैं। मार दीजिए 2-4 हिरणों को देखिए। तो शहजादी साहब का चेहरा भूख से कितना सुत गया है। सिपाह सालार झुंझलाकर बोला, तुम शहजादी साहिबा को बहुत देख रहे हो। मेरे चेहरे पर तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा है। पता है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। भूख के मारे दम निकला जा रहा है। इसीलिए तो कह रहा हूं 2-4 हिरणों को शिकार कर डालिए। अभी भूख का सब इंतजाम हो जाएगा। अली खान जरा सा मुस्कुराकर बोला, नहीं भाई, अभी तो मुझसे ये काम होगा नहीं। तुम यूं करो कि शहर से जाकर खाने पीने की चीज ले आओ, और हां, यह भी देखकर आ जाना कि मेरे यूं शहजादी को लेकर फरार हो जाने पर बादशाह का क्या रद्दे अमल है। यह कहकर सिपाह सालार कांप गया। शायद ऐसा मालूम होता है जैसे आप यह कम करके पछता रहे हैं। अली खान ने उसकी दुखती रग पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं, ऐसा तो नहीं। सिपाह सालार अपनी पेशानी से पसीना पोंछकर बोला, मगर बादशाह की खिसलत को मैं पहचानता हूं। वो मुझे हरगिज नहीं छोड़ेगा। अच्छा, मैं चलता हूं। खाने पीने की चीज लेकर मैं जल्दी ही आऊंगा, मगर आप जरा होशियार रहिएगा। ये जंगल वैसे ही जानवरों से भरा पड़ा है। अगर आप किसी जानवर की हलक से गुजर गए तो आपको खाना पहुंचाने में बड़ी दिक्कत पेश आएगी।
सिपाह सालार हंसकर बोला, क्यों डराते हो अली खान, मुझे वैसे ही भूख लग रही है। अली खान ने मुस्कुराते हुए अपने घोड़े को आवाज दी और इशारों ही इशारों में शहजादी अंबर को तसल्ली देकर वो घोड़े पर सवार होकर शहर की तरफ रवाना हो गया। तकरीबन 2 घंटे बाद जब वह वापस आया तो उसके चेहरे पर संजीदगी तारी थी। उसने खाना सिपाह सालार और शहजादी के सामने रख दिया और खुद दरख्त से टेक लगाकर खड़ा हो गया। वो खाने में शरीक न हुआ था। जब वह खाना खा चुके सिपाह सालार ने अली खान से पूछा, बताओ क्या हाल है। शहर के जवाब में अली खान ने म्यान से अपनी तलवार निकालकर उसकी गर्दन पर रख दी और सिपाह सालार खौफ सदा नजरों से उसे देखने लगा। देख रही हो शहजादी, इस नामाकूल लड़के की हरकत अगर मेरा दिल बंद हो जाए तो शहजादी बोली, सिपाह सालार साहब, बड़ों के बीच में बोलने से अब्बा हुजूर ने माना फरमाया है, मैं क्या बोलूं। सिपाह सालार घिघिया कर बोला, अबे गर्दन कट जाएगी इसे। हटा। अली खान उसको सख्त नजरों से घूरते हुए बोला, मुझे तुम्हारी कटी हुई गर्दन ही चाहिए। सिपाह सालार साहब, बादशाह ने तुम्हारे सर की कीमत 20,000 अशर्फियां रखी हैं। उसके सिपाही तुम्हें शिकारी कुत्तों की तरह ढूंढते फिर रहे हैं। अगर उनके हत्थे चढ़ गए तब भी तुम मारे जाओगे। क्यों ना मैं ही इस मौके से फायदा उठा लूं। सिपाह सालार ने हाथ उठाकर कहा, ठहरो। फिर उसने अपने चौबे के अंदर हाथ डालकर चमड़े का एक पटका निकाला और उसमें से खनखन की आवाज आई है। वो थैला अली खान के कदमों में डालकर बोला, गिन लो, पूरी 25,000 है, मगर अब तो तलवार हटा लो। अली खान ने तलवार तो हटा ली मगर बोला, क्यों, इन अशर्फियों को भी जाया करते हो। बादशाह तुम्हें पाताल में भी नहीं छोड़ेगा। अली खान, मैं बादशाह को जानता हूं, वो तुमसे ज्यादा खतरनाक नहीं है। चलो आओ शहजादी, अब हम चलते हैं। बादशाह से तो मेरी दुश्मनी हो गई है, अब सारी जिंदगी उससे छुप कर रहना होगा। अरे शहजादी को कहाँ ले चले। अली खान ने कहा, अच्छा अब क्या, शहजादी पर भी अपना हक जमाओगे। सिपाही सालार गुस्से में बोला, क्या तुम्हें ये अशर्फियां काफी नहीं है। तुम यह अशर्फियां देकर मुझ पर एहसान नहीं कर रहे हो। यह अशर्फियां तुमने मुझे इसलिए दी हैं ताकि मैं तुम्हारा सर न काटूं। सिपाही लाल डर गया और बोला, ठीक है, संभालो, इस शहजादी को भी मुझे तो खैरियत से जाने दो। ये कहकर वो तेजी से उठा और अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में गायब हो गया। अली खान शहजादी की तरफ मुड़कर बोला, अब आपकी समझ में कुछ आया। शहजादी ने नफी में सर हिल दिया। वो हैरान थी। अली खान बोला, शहजादी साहिबा, अब आप बिल्कुल महफूज हो गई हैं। आपके अब्बा हुजूर को भी कोई खतरा नहीं। बादशाह यह समझ रहा है कि आपको सिपाह सालार अपने साथ जबरदस्ती ले गया। अब आप मेरे घर चलिए, वहां पर आराम से रहिए। मैं आपके अब्बा हुजूर को रिहा कराने की कोई तरकीब करूंगा। शहजादी अंबर अली खान को देखने लगी। अली खान, आप तो वाकई बकमाल लड़के हैं। जी हां, अगर बकमाल ना होता तो यह 25,000 अशर्फियां सिपाह सालार से नहीं निकलवा सकता था। अली खान अशर्फियां समेटते हुए बोला, आप इतनी सारी अशर्फियों का क्या करेंगे। शहजादी अंबर ने पूछा। मां को ले जाकर दे दूंगा। वो कहती है कि बेटा कुछ रकम जमा हो जाए तो तेरी शादी ब्याह की बात चलाऊं। चलिए, शादी का बंदोबस्त हुआ। अली खान हंसकर बोला। शहजादी अंबर मुस्कुराने लगी। वह दोनों शाम तक वहां रहे। अली खान का ख्याल था कि रात को घर में डर न होगा कि बादशाह के सिपाही उन्हें देख लेंगे, और हुआ भी यही। जब वह शाम को शहर में दाखिल हुए तो कोई भी उनको न देख पाया, और उसकी वजह बारिश भी थी जो शाम होते ही शुरू हो गई थी। वह दोनों बुरी तरह भीगी गए थे मगर किसी न किसी तरह घर पहुंच ही गए। यह अलग बात है। शहजादी को भीगने की वजह से छींक आने लगी थी और वह हर छींक पर बुरे बुरे से मुंह बना रही थी। अली खान की मां ने उसे गरम गरम काढ़ा पिलाया, नरम नरम बिस्तर में लिटाया ताकि वह चुपचाप सो जाए। सुबह तक वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अली खान यूसुफ का घोड़ा वापस करने उसके घर चला गया। अगले दिन दुश्मन मुल्क के बादशाह ने शहजादी अंबर के मुल्क की बागदौर अपने वजीर के हाथ में दे दी और अपने मुल्क रवाना हो गया। वो अपने साथ कैदी बादशाह को भी ले गया था। सारे रास्ते वो सिपाह सालार को कोसे जा रहा था जिसने उसकी अच्छी भली शादी में रुकावट खड़ी कर दी थी। इसकी रवानगी की खबर अली खान को भी मिल गई थी। उसने शहजादी अंबर को तमाम सूरत हाल से आगाह किया और उस बादशाह के मुल्क जाने की तैयारी करने लगा। दूसरे दिन वह सफर पर रवाना हो गया। उसकी मां और शहजादी अंबर ने उसके लिए अच्छी अच्छी चीज पकाकर उसके साथ दी ताकि वह ने उनको रास्ते में खा सके। सूरज तुल्लू होने के साथ ही अली खान ने अपनी मां और शहजादी अंबर को खुदा हाफिज कहा और वहां से रवाना हो गया। 7 दिन के लगातार सफर के बाद वो अपनी मंजिलें मकसूद पर पहुंच गया।
उसके पास काफी रकम थी, इसलिए वो बड़े ठाठ से किसी भी सराय में कायाम कर सकता था। शहर में दाखिल होकर उसने सराय की तलाश में इधर उधर देखा। एक भले आदमी ने अंदाज लगा लिया कि वो किसी चीज की तलाश में है, तो वो उसके करीब आया। अजनबी शायद बड़ी दूर से आ रहे हो। किसकी तलाश है? मैं तुम्हारी मदद करके खुशी महसूस करूंगा, उस आदमी ने कहा। आपकी हमदर्दी का बेहद शुक्रिया। मेहरबानी करके मुझे किसी सराय तक छोड़ दीजिए। रात हो चली है, कहीं ऐसा ना हो कि रात मुझे खुले आसमान के नीचे गुजारनी पड़े। अली खान ने कहा, शहर की सबसे उम्दा सराय तक मैं आपको ले चलता हूं, उस आदमी ने कहा, और अली खान घोड़े की रस्सी संभाले उसके साथ रवाना हो गया। उस आदमी ने उसे एक अजीमो शान इमारत के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और बोला, अच्छा, अब मैं चलता हूं। अगर मेरे लायक और कोई खिदमत हो तो बताओ। अली खान ने उसका शुक्रिया अदा किया और वो आदमी रुखसत हो गया। अली खान ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाकर उसने कुछ देर तो इंतजार किया, मगर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। अली खान ने दोबारा दस्तक दी। इस बार दरवाज़ा खुला गया। दरवाज़ा बड़ी आहिस्तगी से खोला गया था और खोलना वाला एक 10-11 साल का लड़का था। उसकी आंखें खौफ और दहशत से फैली हुई थीं। उसने अली खान को खामोश रहने का इशारा किया और आहिस्तगी से बोला, जनाब, आप यहां से भाग जाइए। अंदर डाकू मौजूद है जिन्होंने सराय के मालिक को पकड़कर आग में जला दिया है और अब उसकी जमा पूंजी पर हाथ साफ कर रहे हैं। अच्छा, अली खान ने हैरत से कहा, मगर बाकी लोग कहाँ हैं? सराय में कुछ लोग तो ठहरे ही होंगे। जी, डाकुओं के खौफ से वो अपने अपने कमरों के अंदर से बंद करके बैठ गए हैं। जब डाकू आए थे तो मैं बावर्ची खाने में बर्तन साफ कर रहा था। मैं भी वहीं कुंडी बंद करके बैठ जाता, मगर उसके दरवाजे में कुंडी नहीं है। लड़के ने एक ही सांस में अपनी बात मुकम्मल की और फिर खौफजदा अंदाज में पीछे मुड़कर देखने लगा। चलो मैं देखता हूं, अली खान ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा और दरवाजे को ठोकर मारते हुए धड़-धड़ हुए उस कमरे में घुस गया जहां डाकू माल जमा करने में मसरूफ थे। उन्होंने जो अली खान को देखा तो अपना कम छोड़कर उसे घूरने लगे। सराय का मलिक और उसका चेहरा राख में घुसकर बहुत अजीब सा हो गया। कौन हो तुम? एक डाकू ने गुस्से में पूछा और सबने अपनी अपनी तलवार निकाल ली। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं कौन हूं, क्या तुम मेरे हाथ में तलवार नहीं देख रहे हो? हाँ हाँ, यह तो हम भी देख रहे हैं कि तुम तलवार लिए खड़े हो और तलवार पकड़ने का अंदाज बता रहा है कि तुम हमसे झगड़ा मोल लेना चाहते हो। मगर लड़के, वापस चले जाओ, मुझे तुम्हारी जवानी पर तरस आता है। मेरे हाथों मारे गए तो मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा। वो डाकू बोला, अगर मुझे वापस जाना होता तो शायद मैं लौट जाता, मगर मैं सराय में कायाम करने आया हूं और किसी कीमत पर भी नहीं चाहूंगा कि इस सराय के मलिक को किसी किस्म का नुकसान पहुंचे, अली खान ने मजबूत लहजे में कहा। यह सुनकर एक डाकू ने अली खान पर हमला किया। अली खान ने तलवार के बार से खुद को बचाया और अपनी तलवार हवा में लहराते हुए उसकी गर्दन उड़ा दी। डाकू के साथी बड़ी हैरत से उसकी कटी हुई लाश और तड़पते हुए जिस्म को देख रहे थे। उनमें से एक डाकू हकलाकर बोला, यह हमारा सरदार था, तुमने उसे मार डाला। सरदार इतनी आसानी से मारा गया तो उसके साथियों को मारना तो बहुत ही आसान होगा, अली खान खुश होकर बोला और तलवार सोंटकर उनकी तरफ बढ़ा। उन्होंने ने अपनी अपनी तलवारें फेंक दी और अली खान के कदमों में गिर पड़े। एक डाकू रोते हुए बोला, यह हमारी गलती थी कि हमने इस आदमी को अपना सरदार चुना था। आप बहुत फुर्तीले और बहादुर हैं, आज से आप हमारे सरदार हैं। जल्दी से माल समेटो, फिर वजीर के घर भी डाका डालना है। आपको ऊंची इमारत पर कमान तो डालनी आती होगी, तुम मुझे भी गलत रास्ते पर डालना चाहते हो। अली खान आंखें निकालकर बोला, मैं तुम्हें इस सूरत में माफ करूंगा कि तुम अपनी हरकतों से तौबा कर लो और नेक बनकर जिंदगी गुजरो। उन लोगों ने वादा कर लिया। अली खान ने उन्हें छोड़ दिया। फिर उसने सराय के मलिक को आतिशदान से निकाला। सराय का मलिक बहुत खुश था कि उसकी मेहनत से कमाई हुई दौलत लूटने से बच गई थी। वो बार बार अली खान का शुक्रिया अदा कर रहा था। फिर उसने अली खान के रहने के लिए एक अच्छा सा कमरा तैयार करवाया और अली खान खाना खाकर बिस्तर पर लेट गया। थकान के मारे उसका बड़ा हाल था, इसलिए वह जल्द ही सो गया। अगले दिन वह शहर का जायजा लेने के लिए निकला। वह किसी ऐसे मौके की तलाश में था कि उसकी रसाई उस जाबिर और जालिम बादशाह के महल तक हो जाए जहां उसने शहजादी अंबर के बादशाह को कैद कर रखा था। शहर में बड़ी चहल पहल थी। सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। बाजारों में भी काफी भीड़ भाड़ थी। एक चक्कर लगाया था। महल के चारों तरफ जगह जगह शमशेर लिए पहरेदार पहरा देने में मसरूफ थे।
अली खान ने देखा कि शाही महल के बाग की दीवारें काफी नीची हैं। इन दीवारों के पास उसने मिट्टी का एक टीला भी देखा था। वो मिट्टी शायद बाग में डलवाने के लिए मंगवाई गई थी। उस पर खड़ा होकर बड़ी आसानी से दीवार पर चढ़ा जा सकता था। अली खान ने फैसला कर लिया कि वो यहां ही से महल में दाखिल होने की कोशिश करेगा। वहां से हटकर अली खान यूं ही बेमकसद गलियों में टहलने लगा। अचानक उसकी नजर एक बूढ़े पर पड़ी। उसे बूढ़े को वह बादशाह के महल से निकलता देख चुका था। महल के पहरेदार भी उसे बड़े एहतराम से देख रहे थे। इस बात से अली खान ने अंदाज लगाया कि यह बुढ़ा बड़े असर का मलिक है। अब जो उसने दोबारा उस बूढ़े को एक तरफ जाते देखा तो उसने उससे मिल बैठने का इरादा बनाया और उसके पीछे चल पड़ा। बुढ़ा कुछ बीमार मालूम होता था, इसलिए वह बहुत धीरे चल रहा था। कभी कभी वो रुककर खांसने भी लगता था। खांसते खांसते उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते थे और उसकी चाल माजीद धीमी हो जाती थी। अली खान तेज तेज कदमों से चलते हुए उसके पास गया और कहा, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? उसने बड़े दब से पूछा, आप कुछ बीमार नजर आते हैं। बीमार होने वाली बात कही? तुम मेरी शक्ल देखकर तो नहीं कह रहे? बूढ़े की छोटी छोटी चमकदार आंखें अली खान के चेहरे पर जम गई। नहीं, मैं तो आपकी धीमी चाल और खांसी की आवाज सुनकर आपकी तरफ मुतावज्जो हुआ था और ये सोच रहा था कि शायद आपको मेरी मदद की जरूरत है। अली खान ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। बुढ़ा ठंडी सांस भरकर बोला, सारी जिंदगी मैंने दुख और परेशानियां में गुजरी रही हैं। मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा बुरा अपना यह चेहरा लगता है। नाक नक्शे की बात नहीं करता, मगर थोड़ा रंग ही साफ हो जाता तो कुछ तो दिल को तसल्ली हो जाती। बूढ़े ने बड़ी हसरत से कहा, आप तो यूं ही गमगीन हो रहे हैं। अली खान ने बड़ी हमदर्दी से कहा, सूरत शक्ल से क्या होता है, बस सीरत अच्छी होनी चाहिए, वह भी अच्छी नहीं है। बच्चे, बूढ़े ने खास कर कहा। अच्छा छोड़िए इन बातों को, आइए मैं आपको सहारा देकर घर तक छोड़ दूं। कहीं ऐसा ना हो आप यही कहीं गिर पड़े। अली खान ने उसका बाजू पढ़ते हुए कहा, मियाँ जरा सुनो, वाकई मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रहा हूं, मगर मैं तुम्हें किसी किस्म का कोई मुआवजा नहीं दूंगा। अगर तुम यह कम हमदर्दी से कर रहे हो तो फिर ठीक है। बूढ़े ने रुकते हुए कहा, जी मैं कर रहा हूं, आप चलिए। तो अली खान बोला। बुढ़ा चल पड़ा। क्या आप दवाई वगैरह लेने गए थे? अली खान बोला, इन हकीमों के चक्करों में कौन पड़े, बहुत सारे पैसे निकलवा लेते हैं, मैं तो यूं ही ठीक हो जाऊंगा। अली खान ने अंदाज लगा लिया था कि बुढ़ा बहुत कंजूस है। उसने फिर कहा, आप घर से निकले ही क्यों थे? आपको तो घर में ही आराम करना चाहिए था। घर से निकलने को तो मेरा भी दिल नहीं चाह रहा था, मगर सुबह ही सुबह बादशाह के सिपाही मेरे घर पर आ धमके थे। बादशाह ने बुलाया था मुझे, बूढ़े ने बताया और फिर खांसने लगा। अचानक उसे कोई बात याद आ गई। बोला, ये बादशाह भी बहुत उल्लू का पट्टा है, उसके सामने कहीं मुझे खांसी आ गई। बड़े जोर से हंसने लगा, कहने लगा, और खांसो खांसो खूब जोर जोर से। खांसो, तुम्हारे खांसने से ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही खौफनाक किस्म का कुत्ता भौंक रहा है। उसका हुक्म मुझे मानना ही पड़ा और सुबह से यह वक्त हो गया। मैं उसके सामने मुसलसल खांसता रहा हूं और ये वक्त हो गया है। अली खान ने कहा, वाकई बादशाह ने बुरी हरकत की है, मगर क्या उसने आपको इसीलिए बुलाया था कि आपकी खांसी की आवाज सुन सके? वो चालाकी से बूढ़े से असली बात उगलवाना चाहता था। नहीं, उसे तो पता भी नहीं था कि मुझे खांसी की शिकायत हो गई है। उसे तो उस वक्त पता चला जब उसके सामने मुझे खांसी आ गई थी। दरअसल मैं एक शौकिया जादूगर हूं और अक्सर बादशाह के सामने अपने जादू का मुजाहिरा पेश करता रहता हूं। 6 दिन बाद बादशाह की 71वीं सालगिरह है। उसने मुझे इसलिए बुलाया था कि मैं उसकी सालगिरह के मौके पर कुछ नए शोभदे पेश करके दूसरे मुल्कों के बादशाहों के लिए तफरी का सामान मुहैया करूं। बूढ़े ने बताया, उसका घर आ गया था, इसीलिए जो वह दरवाजे पर रुककर ताला खोलना लगा। वहां से तो आपको काफी इनाम मिलता होगा। अली खान ने कुरेद, मिलता है? हाँ हाँ मिलता है, मगर तुम्हें क्या? अगर तुम किसी बुरे इरादे से आए हो तो इतना सुन लो कि मैंने सब कुछ खर्च कर दिया है। तुम तो जानते ही हो कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। एक अशरफी तो बच्चे भी नहीं लेते हैं। आता ही क्या है, एक अशरफी में अशरफियों की तो कोई अहमियत ही नहीं रही है। बूढ़े ने मुंह बनाकर कहा, जनाब मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूं। आपको देखकर मुझे अपने मरहूम नाना की याद आ गई। वह अगर जिंदा होते तो शायद मैं आपके घर में झांकता भी नहीं, मगर अब यह मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपकी खिदमत करके अपने दिल को सुकून पहुंचाऊं। आपकी खिदमत करके मैं समझूंगा कि अपने नाना की खिदमत कर रहा हूं। अली खान ने कहा, हाँ हाँ इसमें कोई हर्ज नहीं, तुम मेरी खिदमत कर सकते हो।
इस तरह मुझे आराम करने का मौका भी मिल जाएगा। बुढ़े ने खुश होकर कहा, रुपए पैसे की फिक्र आप ना करें, मैं आपके सारे ही घर का खर्च उठाऊंगा। अली खान की इस बात पर तो बूढ़े की बाँछें खिल गई। उसने अली खान को अपने घर में रहने की इजाज़त दे दी। अली खान सराय जाकर अपना सामान इसके घर में ले आया। उसके जहन में बादशाह को शिकस्त देने का एक शानदार और अनोखा मंसूबा तैयार हो चुका था। खुदा की कुदरत के बूढ़े की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। अली खान ने अच्छे से अच्छे हकीम बुलाकर उसको दिखाया, मगर हर हकीम ने यही जवाब दिया कि बड़े मियाँ को कम से कम 15 दिन तक मुकम्मल आराम करना चाहिए, वरना उनको जिंदा बचाना मुमकिन नहीं। मौत से तो बुढ़ा भी डरता था, मगर वह इस सालगिरह पर जरूर अपने कमल दिखाएगा। उसे अपनी जान से ज्यादा बादशाह की तरफ से इनाम में दी जान वाली दौलत प्यारी थी। अली खान ने उसे काफी देर तक समझाया कि नाना अब्बा जान है तो जहान है, अगर वही इस दुनिया में ना रहा तो फिर यह दौलत किस काम की। तो फिर तुम मेरा एक काम कर दो, बुढ़ा खुशामदाना अंदाज में बोला। तुम बहुत नेक और हमदर्द लड़के हो, तुम मेरी जगह सालगिरह के जश्न में शिरकत करो और मुख्तलिफ जादू दिखाकर वहां से जो इनाम मिले वो मुझे लाकर दे दो। मैं वहां कौन से जादू के सौंपदे दिखाऊंगा, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मेरा जाना या ना जाना बेकार ही होगा, अली खान ने कहा। मगर वह भी दिल से यही चाहता था कि बुढ़ा उसे अपनी जगह बादशाह के महल में भेज दे। उसे उम्मीद थी कि लालची बूढ़े को इस बात पर आमादा करेगा कि वह उसे कुछ जादू के कमाल सिखा दे। और हुआ भी यही। बुढ़ा बोला, तुम उसकी फिक्र मत करो, दरअसल मैंने अपना तमाम जादू इस अंगूठी में मुंतकिल कर दिया। मैं कोई कमल का जादूगर नहीं हूं, लेकिन इस अंगूठी को पहनकर बहुत अच्छे अच्छे जादू कर लेता हूं, जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। अंगूठी पहनकर तुम भी एक ये कमाल दिखाने पर काबिल हो जाओगे। मगर ये बात याद रखना कि उस बादशाह के बच्चे को इस बात का हरगिज पता न चले कि अंगूठी कितनी काम की है, वरना वो उसे हमसे जबरदस्ती छीनकर अपने कब्जे में कर लगा। भाई, हमारी तो उम्र गुजर गई, मगर उस जैसा नीयत खराब बादशाह हमने नहीं देखा। बूढ़े ने गर्दन हिलाकर मायूसी से कहा, आप बादशाह को यह बताइएगा कि मैं आपका नेवासा हूं, इस तरह मुझे भी आसानी रहेगी। तुम्हारी बातों से तो मुझे भी शक होने लगा है कि कहीं मैं वाकई तुम्हारा नाना तो नहीं हूं, मगर इस बात का भी इत्मीनान है कि नाना बने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं सोच रहा हूं, कर ही डालूं शादी भी। अरे शादी के लिए ऐसे भी क्या जल्दी मायूस क्यों होते हैं, कर लीजिएगा, अभी तो उम्र पड़ी है, अली खान ने कहा। दिन पलक झपकते ही गए। बादशाह की सालगिरह का ऐलान हो चुका था। पूरे मुल्क में खुशियां मनाई जा रही थीं। यहां की रियाया बादशाह से कतई खुश नहीं थी, मगर उसके जुल्म सितम के खौफ से उसकी सालगिरह का जश्न उन्हें मानना ही पड़ रहा था। पूरे मुल्क में चिरागा किया गया था और दूसरे मुल्कों के बादशाह सुबह इस महल में आना शुरू हो गए थे। दूसरे मुल्कों से आए हुए यह बादशाह भी उस जालिम बादशाह को पसंद नहीं करते थे, मगर छोटे छोटे मुल्कों के थे और उनकी फौजी ताकत भी ज्यादा ना थी, इसलिए वह उसे नाराज करने से डरते थे कि कहीं गुस्से में आकर वह उनके मुल्क पर चढ़ाई करके कब्ज ना कर ले। बूढ़े ने एक रोज महल जाकर बादशाह को बता दिया था कि वह बीमार है और उसकी जगह उसका नवासा जादू के तमाशे दिखाएगा। बादशाह को तो खेल तमाशे से गर्ज थी, उन्हें चाहे कोई भी दिखाएं, उसने इजाजत दे दी। सालगिरह वाले रोज शाम हुई तो अली खान ने साफ सुथरे कपड़े पहने और अपने घोड़े पर सवार होकर महल की जानिब चल दिया। जादू की अंगूठी उसके पास थी। महल के सदर दरवाजे पर पहरेदारों ने उसे रोका, मगर उसने उनके रोकने की परवाह न की, वो अंदर घुसता ही चला गया। यह देखकर पहरेदारों ने अपनी तलवारें म्यान से निकाल लीं और अली खान को रुकने का हुक्म दिया। अली खान ने पलटकर उनकी तरफ देखा और उनकी तरफ जोर से फूंक मारी। फूंक मारते ही पहरेदारों के हाथों से तलवारें गायब हो गईं और वह फूल उनके हाथों में आ गए और उन्हें हैरतजदा छोड़कर आगे बढ़ गया। वह महल में दाखिल हुआ ही था कि इस बार वजीर ने रोक लिया। पहरेदारों की तरह उसे भी मालूम नहीं था कि बादशाह ने उसे जादू के तमाशे दिखाने के लिए बुलाया है। यह वजीर शक्ल ही से बड़ा खराब आदमी लगता था। वो अली खान पर आंखें निकालना लगा। अली खान को उस पर बड़ा गुस्सा आया। उसने बताया भी कि वो बूढ़े जादूगर का नवासा है, मगर वजीर ने दरबारियों से कहा कि उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो। इस हंगामे की खबर बादशाह को भी हो गई। वह भी वहीं पर आ गया। अली खान ने उसे अपनी आमद का मकसद बताया तो बादशाह बड़ा खुश हुआ। उसने वजीर को झाड़ भी पिला दी और दोनों को अपने पीछे आने का कहकर चल दिया। जब बादशाह जाने के लिए मुड़ा तो अली खान ने वजीर के हाथ में निहायत खूबसूरत गुलाब का फूल थमा दिया। वजीर चूंकि बादशाह के पीछे चल रहा था
अली खान ने दूर ही से वजीर के हाथ में पकड़े फूल पर एक फूंक मारी और चिल्लाकर कहा, बादशाह सलामत बचिए, आप पर हमला हुआ। जादू करने की वजह से फूल फिर तलवार बन गया था। बादशाह ने घबराकर पीछे देखा। वजीर के हाथ में नंगी तलवार थी और वो इसकी तरफ बढ़ रहा था। बादशाह कमजोर दिल का था। वो खौफजदा अंदाज में एक बड़े गमले के पीछे दुबक गया और मुहाफिजों को चिल्लाकर हुक्म दिया कि फौरन इस नमक हराम वजीर को पकड़ ले। वजीर बेचारा हैरानो परेशान खड़ा था। वह न मालूम अंदाज में अपने हाथ में आई हुई तलवार को देख रहा था। फौरन ही सिपाही आए और उन्होंने वजीर को गिरफ्तार करके बादशाह के सामने ला खड़ा किया। बादशाह ने कठोर आवाज में कहा, दगाबाज वजीर, हमें तुझ पर बहुत भरोसा था, इस नमक हरामी की तवक्को बिल्कुल भी नहीं थी। वजीर आजिजी से बोला, जहां अपना, मैं खुद भी हैरान हूं कि यह मामला क्या है। मेरे हाथ में तो फूल था, तलवार कैसे बन उठा? मैं भी इस राज से अनजान हूं। अगर यह लड़का हमें खबरदार ना करता तो आज तो बस काम हो गया था। बादशाह ने अली खान की तरफ मुस्कुराना अंदाज में देखते हुए कहा, अब मैं समझा। वजीर ने कुछ याद करके कहा, सारा चक्कर इसी लड़के का चलाया हुआ है। यह फूल उसने ही मुझे थमाया था। अच्छा, बदावक्त अब हमारे मोहसिन पर भी इल्जाम लगाएगा। बादशाह ने कहा, इसे काल कोठरी में बंद कर दो, हम इससे सुबह निपटेंगे। फिर वो अली खान की तरफ मुड़कर बोला, आओ लड़के, तुम हमें बहुत पसंद आए हो, तुम हमारे साथ ही बैठोगे। वो अली खान को लेकर एक बड़े और सजे हुए हाल में ले आया। उसके वस्त में संगमरमर की मेजें पड़ी थीं जिन पर सोनी चांदी के बर्तन रखे थे और इन बर्तनों में तरह तरह के लजीज खाने मौजूद थे। सब मेहमान बादशाह की आमद से पहले ही वहां जमा हो गए थे। बादशाह ने आकर अपनी 71वीं सालगिरह का केक काटने के लिए छुरी उठाई। अपने कांपते हाथों से उसे काटा। उसके झुर्री भरे चेहरे पर खुशी के असरात थे। सब लोगों ने जोर जोर से तालियां बजाईं और फिर सबने मिलकर एक गीत गाने लगे कि बादशाह को अपनी सालगिरह मुबारक हो और खुदा इस नेक दिल बादशाह को तबील मुद्दत तक रिहाया के सर पर रहमत का साया बनाकर रखें। गीत के बाद सब लोग खाने पीने में मसरूफ हो गए। खाने के बाद वो एक दूसरे हाल में आ बैठे, जहां बादशाह के बैठने के लिए सोने का तख्त रखा था और मेहमानों के लिए आरामदेह कुर्सियां थीं। बादशाह की ख्वाहिश पर अली खान अपनी जगह से उठकर आया और झुककर सबको सलाम करके उसने जादू के खेल पेश करने शुरू किया। सबसे पहले उसने बादशाह से दरख्वास्त की, वो किसी भी चीज को हाथ लगाएं। बादशाह ने उठकर मुस्कुराते हुए अपने एक दोस्त बादशाह को छुआ। वो फौरन ही 1-2 माह के बच्चे में तब्दील होकर जोर जोर से रोने लगा। हंसी के मारे बादशाह के पेट में बल पड़ गए। सब मेहमान भी जोर जोर से कहकहा लगा रहे थे। बादशाह ने अपनी मलका को इशारा किया कि वह बच्चे को गोद में लेकर चुप कर आए। मलका उठी और उसे गोद में उठाकर चुप करने लगी। अली खान ने मलका की गोद में बच्चे को देखा और उंगली से एक इशारा किया। दूसरे ही लम्हे वह बादशाह पहले जैसा हो गया। मल्लिका ने घबराकर उसे छोड़ दिया और वह बेचारा धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। सब लोग फिर कहकहा लगाने लगे। वह बादशाह खिसियाकर अपनी कमर सहलाते हुए उठा और अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। इसके बाद भी अली खान ने कई और दिलचस्प कमाल दिखाए और बेतहाशा दाद के साथ साथ काफी इनाम भी वसूल किया। बहुत सारी अशर्फियां लेकर जब वह चलने लगा तो बादशाह ने उससे कहा, हम तुमसे बहुत खुश हुए हैं, तुम वाकई एक बाकमाल और ज़हीन नौजवान हो। हमें ऐसा महसूस होता है जैसे तुम अपने नाना से भी बड़े जादूगर हो। अली खान इनकसारी से मुस्कुराने लगा। बादशाह ने फिर कहा, हमें एक मामले में तुम्हारी मदद की जरूरत है। फरमाइए जहां अपना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी मदद कर। सुकून अली खान ने बड़े अदब से कहा, हमारे कई दुश्मन पैदा हो गए हैं, उनमें से हमारा सिपहसालार और एहसान फरामोश वजीर तो हमारे सामने भी आ गए हैं। हमारे दूसरे दुश्मन छुपे हुए हैं, मगर हमें एहसास है कि मौका मिलते ही वह हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम यह चाहते हैं कि तुम उनका कुछ ऐसा इंतजाम करो कि वह सब फना हो जाए। उनकी तरफ से हमें अपनी जान का खतरा है। बादशाह बोला, जहां पनाह, अब ये तो नहीं हो सकता। इस तरह तो मुझे इस मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों को मारना पड़ेगा। अली खान आहिस्ता से बोला, तुम्हारा मतलब है इस मुल्क के सब लोग हमारे दुश्मन हैं? बादशाह ने आंखें निकालकर पूछा, यह बात मैं पूरे साफ मन से कह रहा हूं। आप मालिक हैं, चाहे तो मेरी गर्दन भी काट सकते हैं। अली खान ने कहा, नहीं अली खान, तुम हमारे मोहसिन हो। तुमने आज हमारे नमक हराम वजीर से हमारी जान बचाई, फिर हमारी दुश्मनी सुनकर हमारी मदद पर आमादा हो। हम तुम्हें कैसे कत्ल कर सकते हैं? मगर शायद तुम ठीक कह रहे हो।
लोगों के हालात हमारे बारे में कुछ ठीक नहीं है। अगर हम ताकत इस्तेमाल ना करें तो शायद 1-2 दिन भी जिंदा ना रह सकें, मगर तुम उसका हल ढूंढो। बादशाह ने इसरार करते हुए कहा, उसकी सिर्फ एक ही सूरत है। आपको कभी भी कोई शख्स नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मगर उसमें कुछ परेशानियां उठाना पड़ेगी। अली खान की बात पर बादशाह खिल उठा। परेशानियों की बात छोड़ो, तुम तो हमें यह बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो। मैं आपकी जान एक कबूतर में बंद किए देता हूं। इस कबूतर को आप किसी महफूज जगह पर मुंतकिल कर दीजिएगा, फिर किसी भी दुश्मन की मजाल नहीं हो सकती कि वह आपको कत्ल करें। आप हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। जहां अपना अली खान ने कहा, बादशाह इस बात पर फौरन ही रजामंद हो गया। अली खान ने ऐसा करने का वादा किया और वहां से रवाना हो गया। वह घर पहुंच तो आधी रात से ज्यादा गुजर चुकी थी, मगर अभी तक जाकर अली खान का इंतजार कर रहा था। अली खान को देखकर वह अपने बिस्तर पर बैठ गया और बेताबी से बोला, लगता है कि तुम बादशाह के पास से काफी माल ले आए हो। अली खान ने अशरफियों की थैलियां निकालकर उसके सामने देर कर दी। बूढ़े की आंखें चमकने लगी थीं और वो खुशी के मारे जोर जोर से खांसने लगा। अली खान दूसरे कमरे में जाकर अपने बिस्तर पर लेटकर महल में होने वाले वाकयात पर गौर करने लगा। उधर बुढ़ा लैंप की हल्की रोशनी में अशरफियां गिन गिनकर एक मटके में डालने लगा। ऐसे कई मटके उसके पास थे जो अशरफियों से लवालब भरे हुए थे और उन्हें उसने जमीन में गड्ढे खोदकर अपने घर में दबा रखा था। दूसरे दिन अली खान जल्द ही बेदार हो गया। नाश्ते से फारिग होकर उसने महल का रुख किया। लालची बूढ़े ने अपनी जादू की अंगूठी उससे पहले ही वापस ले ली थी। जब अली खान महल पहुंचा तो सूरज अच्छा खासा बुलंद हो चुका था और उसकी गर्मी बुरी तरह महसूस होने लगी थी। अली खान ने रास्ते में एक कबूतरबाज से एक खूबसूरत सा कबूतर खरीद लिया था। बादशाह उसे देखकर बहुत मसरूर हुआ। अली खान ने बादशाह को कबूतर थमाया और उससे कहा कि इस कबूतर को गुलाब के अर्क का गुसल देकर एक सुनहरे पिंजरे में बंद कर दिया जाए। उसके साथ ही उसने एक खाली कमरे की भी दरख्वास्त की, जिसमें बैठकर वो कबूतर पर जादू का अमल कर सके। सब इंतजामात मुकम्मल हो गए। अली खान ने शाम को आने का वादा किया, क्योंकि वह रात को इस खेल को शुरू करना चाहता था। दिन भर वो इधर उधर घूमता रहा। वह बहुत खुश था, क्योंकि उसकी रसाई महल तक हो गई थी और बहुत जल्द कामयाबी उसके कदम चूमने वाली थी। उसे शहजादी अंबर याद आने लगी थी। वह होती तो कितना खुश होती कि उसका बाप जल्द ही कैद से आजाद हो जाएगा। अली खान ने एक लहरी सांस ली। वो उसे बहुत अच्छी लगने लगी थी। रात हुई तो उसने उस अलग कमरे में डेरा जमा लिया और बादशाह को हिदायत कर दी कि कोई वहां पर ना आने पाए। बादशाह ने इस बात का वादा कर लिया। कमरे का दरवाजा बंद करके अली खान ने कबूतर के पिंजरे को सामने रखा और कालीन पर लेटकर छत को घूरने लगा। यूं ही लेटे लेटे ना जान कब उसको नींद ने आ घेरा। सुबह आंख खली तो बाहर बाग में चिड़िया चहचहा रही थी। वह जल्दी से उठकर बैठ गया। उसने कबूतर के पिंजरे को हाथ में पकड़ा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। बादशाह को देखा तो लपक कर उसकी तरफ आया। क्या रहा? उसने बेसब्री से पूछा। सब ठीक है, बहुत मेहनत करना पड़ी थी। अब आप सिर्फ इतना काम करें, इस कबूतर के सर पर अपनी छोटी अंगुली का खून डाल दें, अली खान ने कहा। बादशाह ने फौरन कमर में लगा खंजर निकालकर अपनी उंगली को काटा और कबूतर के सर पर खून की बूंदें टपका दी। वह अली खान से बहुत मरगूब हो गया है। अब सब काम मुकम्मल हो गया है। अली खान ने पिंजरे का दरवाजा खोलते हुए कहा, अरे अरे, दरवाजा मत खोलो, लो पिंजरा मुझे दे दो। बादशाह ने हाथ आगे बढ़ते हुए कहा, मगर इतनी देर में अली खान ने अंदर हाथ डालकर कबूतर को पकड़ लिया था। उसने उसे आहिस्ता से बाहर निकाला और बादशाह से बोला, जहां अपना, आप यह तो जानते ही हैं इस कबूतर की अहमियत क्या है। हाँ, हम जानते हैं, मगर इन बातों से तुम्हारा मकसद क्या? अगर मैं चाहूं तो इसकी गर्दन मरोड़ सकता हूं। अली खान ने कबूतर की गर्दन चुटकी में दबाते हुए कहा, मगर तुम ऐसा चाहने क्यों लगे? तुम हमें खौफजदा करना चाहते हो। बादशाह ने घबराकर कहा, नहीं जहांपनाह, मैं आपको कतई खौफजदा नहीं करना चाहता। आपने लोगों पर बहुत जुल्म किया है और मैं उनका बदला लेने आया हूं। मैं जिस मुल्क में रहता हूं उस पर आपने कुछ दिनों पहले चढ़ाई करके कब्जा कर लिया था और अब हमारे बादशाह सलामत को आपने बेकार अपनी कैद में रखा हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप हमारे बादशाह सलामत को छोड़कर हमारे मुल्क को आज़ाद कर दें। उसमें हमारा भी फायदा है और आपकी सलामती भी है। अली खान बोला, तुम तो बहुत मक्कार लड़के हो। बादशाह ने कहा, अगर मैं मक्कार होता तो आपकी जगह खड़ा होता। अली खान बोला, मैं कहता हूं यह कबूतर मेरे हवाले कर दो। बादशाह ने कहा और अली खान पर झपट पड़ा।
हमला अचानक हुआ था, इसलिए अली खान अपना ताबाजुन बरकरार न रख सका। पीछे की तरफ गिर गया और बादशाह भी उसके ऊपर जा गिरा। इस अचानक आफत से कबूतर बुरी तरह फड़फड़ाने लगा था। अली खान उस पर अपनी गिरफ्त मजबूत ना रख सका और कबूतर फर से उड़कर एक करीबी दरख्त की शाख पर जा बैठा। वो दोनों उठ खड़े हुए। बादशाह दांत पीसकर बोला, हम पहले इस कबूतर का इंतजाम कर लें, फिर तुमसे भी निपट लेंगे। यह कहकर वह दरख्त की तरफ बढ़ा, मगर कबूतर को पकड़ने की हसरत उसके दिल में ही रह गई। शाख पर बैठे हुए कबूतर को किसी और ने झपट्टा मारकर पकड़ लिया था। बादशाह चौंक पड़ा। वह कोई लड़की थी जो दरख्त के साथ पत्तों में छुपी हुई बैठी थी। कबूतर को अपनी गिरफ्त में लेकर वह नीचे कूद गई। तुम्हें तो हमारा सिपह सालार उड़ाकर ले गया, तुम यहां कैसे आ गई? मुझे खुशी है कि मेरा यहां आना बेकार नहीं गया। अब यह जादू का कबूतर मेरे पास है। इसमें जिस इंसान की जान कैद है वो मेरा बदतरीन दुश्मन है। बोलो, क्या मैं अपने दुश्मन से बदला ले लूं? शहजादी खूंखार लहजे में बोली। नहीं शहजादी, ऐसा मत करना, बादशाह गिड़गिड़ाकर बोला। तुम मेरे अब्बा हुजूर को छोड़ने पर तैयार हो? शहजादी अंबर ने सवाल किया। हां, उनको कैद में रखकर मैं अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकता, बादशाह सर हिलाकर जल्दी से बोला। और तुम हमारे मुल्क को भी आजाद कर दोगे? शहजादी अंबर ने फिर पूछा। तुम्हारे मुल्क से भी हमें कोई दिलचस्प नहीं है, हम तो तुमसे शादी करना चाहते थे। तुम्हारे बाप के इनकार ने हमें गुस्सा दिल दिया था, इसीलिए हमने तुम्हारे मुल्क पर चढ़ाई की थी। बादशाह ने जवाब दिया, ठीक है, तो फिर जाओ, जल्दी से हमारे अब्बा हुजूर को आजाद कर दो। ख्याल रखना उन्हें कोई तकलीफ ना हो। शहजादी अंबर ने जैसे हुक्म दिया था। हम अभी जाते हैं, मगर देखो, कबूतर का ख्याल रखना, उसे कोई तकलीफ ना पहुंचे। बादशाह ने बेचारगी से कहा। हम दोनों यहीं मौजूद हैं, बेफिक्रे रहो, कबूतर को कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, मगर तुम जल्दी करो, शहजादी अंबर ने कहा और बादशाह वहां से चला गया। इसके जाने के बाद अली खान बोला, शहजादी साहिबा, आप आई तो बड़े मौके पर थी। अगर आप कबूतर को न पकड़ती तो तमाम खेल बिगड़ जाता, मगर आपकी मौजूदगी पर मुझे सख्त हैरत है। शहजादी का चेहरा अफसुर्दा हो गया। मुझे यह बात कहते हुए सख्त अफसोस हो रहा है कि आपके जान के दूसरे दिन आपकी अम्मी का इंतकाल हो गया था। अली खान पर जैसे बिजली गिर पड़ी। वो लड़खड़ा कर एकदम पीछे हट गया। जी, ये आप क्या कर रही हैं? उन्हें सांप ने डस लिया था, वो उसी वक्त चल बसी थी। यह कहकर शहजादी अंबर रोने लगी। उसे अली खान की मां से बहुत मोहब्बत हो गई थी, क्योंकि वह भी उससे अपनी बेटियों की तरह मोहब्बत करने लगी थी। शहजादी अंबर भी उन्हें अपनी मां की तरह ही चाहने लगी थी। उसकी मां भी उसे बचपन में छोड़कर चल बसी थी। अली खान की मां में उसे अपनी मां की शक्ल नजर आने लगी थी। अली खान को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके हाथ पांव की तमाम जान निकाल गई है। गर्म आंसू उसके गालों पर बह रहे थे और वह बिल्कुल गुमसुम खड़ा था। उनके इंतकाल के बाद मैं अपने आप को बिल्कुल तन्हा महसूस कर रही थी। फिर मैंने यहीं आने का फैसला कर लिया। मुझे तवक्को थी कि आप बादशाह के महल ही में मिलेंगे, मगर मैं आधी रात के बाद यहां पहुंची थी और इस फिक्र में थी कि किसी तरह महल में पहुंच जाऊं। बाहर दीवार से मिट्टी पड़ी थी। मुझे दीवार कूदकर अंदर आने में कोई भी परेशानी नहीं हुई। बाद में आकर मैं इस दरख्त पर छुप कर बैठ गई थी। अब तो मुझे यह महसूस होता है कि मैं ही आपकी मुजरिम हूं। मेरी वजह से आपको इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नहीं शहजादी साहिबा, यह सब तो किस्मत के खेल है। अब सब्र के अलावा चारा भी क्या है? वो आंसू पोंछकर बोला। अब वह दोनों ही खामोश हो गए थे। उधर बादशाह अपनी शिकस्त पर बुरी तरह झुंझलाया हुआ था। वह अली खान और शहजादी से बहुत नाराज था। महल में जाकर उसने खामोशी से 2 तीरंदाजों को अपने पास बुलाया और उन्हें हुक्म दिया कि वो बाग में खड़े हुए अली खान और शहजादी को अपने तीरों का निशाना बना दें। दोनों तीरंदाज छुपाते छुपाते बाग के दरवाजे पर पहुंचे और उन्होंने तरकश से तीर निकालकर कमान पर चढ़ाई, मगर उन्हें छोड़ने की हसरत उनके दिल में ही रह गई थी। अली खान की नज़र अचानक ही उन पर पड़ गई थी। उसने कमर में लगे दोनों खंजर निकाले और बिजली की तेजी से उन्हें उन दोनों तीरंदाजों की तरफ फेंका। दोनों खंजर सनसनाते हुए गए और खटक से उनकी पेशानियों में घुस गए। वह दोनों वहीं ढेर हो गए थे। बादशाह एक खिड़की में से यह सब नजर देख रहा था। अपने मंसूबे को नाकाम होता देखकर उसके ओहसान खता हो गई। वो समझ गया कि अब उसकी खैर नहीं है। शहजादी को बादशाह के दोगलेपन पर बड़ा गुस्सा आया। उसने निहायत गुस्से से कहा, अब मैं इस खबीस बूढ़े को नहीं छोड़ूंगी। यह कहकर उसने हाथ में पकड़े हुए कबूतर को सामने किया और उसकी गर्दन मरोड़ने ही वाली थी कि बादशाह चिल्लाया,
अच्छी लड़की। अच्छी लड़की नहीं। नहीं, अब हम कोई चालाकी नहीं करेंगे। यह कहकर वह खिड़की में से गायब हो गया। मगर शहजादी बहुत गुस्से में थी। वह कबूतर को जान से मार देती, मगर अली खान तेजी से बोला, शहजादी साहिबा, कबूतर को नहीं मारिएगा, वरना खेल बिगड़ जाएगा। वह हमारे साथ इतनी चालाकियां कर रहा है, हमें भी उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। शहजादी नफरत से बोली, यह भी तो देखिए हम उसके साथ क्या खेल खेल रहे हैं। यह कबूतर बिल्कुल आम कबूतरों की तरह है। मैंने कोई जादू वादू करके उसकी जान इस कबूतर में कैद नहीं की है। मैं तो उसे बेवकूफ बना रहा हूं। शहजादी हैरत से उसे देखने लगी। इतने में बादशाह गिरता पड़ता वहां आ गया और आते ही शहजादी अंबर के कदमों में गिर पड़ा। मुझ पर रहम खाओ शहजादी, हमें तुम खंजर तलवार चाकू लाद घूंसा थप्पड़ कुछ भी मार लो, मगर इस नन्ही सी जान को कुछ मत कहो। तुम सीधे तरीके से हमारी बात क्यों नहीं मान लेते? अली खान ने उसे घूरते हुए कहा, यकीन करो लड़के, अगर यह कबूतर का चक्कर तुम ना चलाते और फिर हमें ऐसी नजरों से देखते तो हम तुम्हें ऐसी सजा देते कि तुम जिंदगी भर याद रखते। मगर अब हम मजबूर हैं। हमने बुरा किया जो तुम्हारी बातों में आ गए। वह तो यह कहो कि बाप दादा की वजह से हम बादशाह बन गए हैं, वरना हमें तो किसी कुम्हार का गड्ढा होना चाहिए था। आओ मेरे साथ, अपने बादशाह को अपने साथ लो और खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दो। वो उन दोनों को लेकर कैद खाने की तरफ बढ़ गया। वहां पर बादशाह जंजीरों में जकड़ा एक तरफ बैठा हुआ था। कमरे में हल्का सा अंधेरा था और एक छोटी सी खिड़की में से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। इस कैद ने उसकी सेहत पर बहुत बुरा असर डाला था। दाढ़ी के बाल बेतरतीब होकर उलझने लगे थे और वो बीमार दिखाई देता था। बादशाह ने कैद खाने का दरवाजा खुलवाया और शहजादी अंबर कबूतर अली खान को थमाकर अपने बाप से लिपट कर रोने लगी। बादशाह की आंखों में भी आंसू आ गए। फिर अली खान ने अपने बादशाह को झुककर अदब से सलाम किया। बादशाह बहुत हैरान था कि उसकी बेटी यहां तक कैसे पहुंची और यह खूबसूरत नौजवान कौन है। उसके पांव में बंदी जंजीरें खोल दी गई थी। वह लोग कैद खाने से बाहर आ गए। जालिम बादशाह ने उसी रोज शहजादी अंबर के मुल्क से अपनी फौज को वापस आने का हुक्म दे दिया और उन लोगों को उनके मुल्क भेजने के इंतजामात करने का हुक्म दे दिया। वो लोग अगले रोज सफर पर जाने के लिए तैयार हुए। शाही बागी, जिसमें 6 घोड़े जुड़े हुए थे, महल के सदर दरवाजे पर तैयार खड़ी थी। कबूतर अली खान के पास था और इस सुनहरी पिंजरे में बंद था। शहजादी अंबर और बादशाह बग्घी में बैठ गए थे। अली खान बग्घी में बैठने लगा तो वह परेशान हाल बादशाह उसके पास आया। उसने अली खान से कहा, मैंने तुम्हारे तमाम मुतालबे पूरे कर दिए हैं। अब यह कबूतर हमें दे दो। कच्ची गोलियां हम भी नहीं खेले हैं। ये कबूतर अपने कब्जे में लेकर तुम हमें फिर से अपना कैदी बना लोगे। अली खान ने कहा, नहीं लड़के, हम वादा करते। जालिम बादशाह ने कुछ कहना चाहा, मगर अली खान उसकी बात काटकर बोला, अगर हम तुम्हारे वादों पर एतबार कर ले तो ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। हम ये कबूतर अपने साथ लिए जा रहे हैं। इस कबूतर को मैं ऐसी जगह ले जाकर रख दूंगा जहां पर तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं पहुंच पाएंगे। ये कबूतर इस बात की जमानत है कि हमारी सलामती उस वक्त तक महफूज रहेगी जब तक यह हमारे कब्जे में है। हमारा मुल्क छोटा सा है, हमारी फौजी बहुत कम है, मगर इस कबूतर की बदौलत हम लोग बहुत मजबूत कौम बन गए हैं। अगर आइंदा तुमने हमें तंग करने की कोशिश की या फिर हमारे मुल्क पर हमला करने की कोशिश की तो याद रखो, मैं ही वह शख्स होऊंगा जो सबसे पहले इसकी दोनों टांगें तोड़ूंगा, फिर आंखें निकालकर उसे जिंदा रखूंगा, ताकि तुम जिंदगी भर अंधे और लंगड़े बनकर अपनी हिमाकतों और लालच का फल भोगो। जालिम बादशाह लरज गया, कांपती हुई आवाज में बोला, अगर तुम नहीं मानते तो ना मानो, मगर इस गरीब के साथ यह सलूक हरगिज न करना। खुदा ताला भी बेजुबानों पर जुल्म करने वालों को पसंद नहीं फरमाता है। और तुम जो जुबान वालों पर जुल्म करते थे उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अली खान ने बड़े गुस्से से पूछा। वह मेरी भूल और बेवकूफ़ी थी। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं अपने बुरे कामों से तौबा करता हूं। अच्छा, अब तुम लोग जाओ, मगर लड़के इस कबूतर का खास ख्याल रखना, दाना पानी वक्त पर देना और बिल्ली से बचाकर रखना। इसकी हिफाजत मेरे जिम्मे है। अली खान ने कहा और फिर बग्घी के दरवाजे का पर्दा उठाकर वह भी अंदर बैठ गया। बग्घी चल पड़ी। बादशाह ने कहा, अली खान, तुम वाकई एक बासलाहियत लड़के हो। अंबर बेटी ने हमें तुम्हारी पूरी कहानी सुना दी है। तुम्हारी माँ के साथ जो हादसा पेश आया था, हमें उस पर बहुत अफसोस है। हम उनके लिए दुआगो हैं। तुमने और हमारी बेटी अंबर ने इस बुरे वक्त में जिस हिम्मत और जवामर्दी का मुजाहिरा किया, हम उसे कभी फरामोश नहीं कर सकेंगे। इस सिलसिले में तुम्हारा किरदार खास तौर से बेमिसाल था।
तुमने जो कुछ भी हमारे लिए किया है, हम उसे एहसान को जिंदगी भर नहीं भूल सकते। अगर तुम ना होते तो वह जालिम बादशाह जबरदस्ती हमारी बेटी से शादी कर लेता और हमें हमेशा कैद खाने में बंद रखता। हमें तुम पर फक्र है अपने बाप के मुंह से। अली खान की तारीफें सुनकर शहजादी अंबर खुशी से फूल नहीं समा रही थी। उसकी खुशी देखकर जब अली खान ने उसकी तरफ देखा तो उसने शर्मा कर सर झुका लिया और मुस्कुराने लगी। अली खान ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया जहां पनाह, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप मुझे इस काबिल समझते हैं। फिर उसने कुछ देर बाद सुनहरी पिंजरे को उठाया और उसका दरवाज़ा खोलकर उसमें से कबूतर को निकाला। शहजादी साहिब, इस गरीब को मुफ्त में कैद रखना से क्या फ़ायदा है? लीजिए, इसे अपने हाथों से आज़ाद कर दीजिए। हमारा मकसद पूरा हो चुका है। वह बादशाह हमेशा यह समझता रहेगा कि इस कबूतर को हमने बड़ी हिफाजत से रखा हुआ है। इस बात को सोचकर अब वह हम पर कभी बुरी निगाह नहीं डालेगा। शहजादी ने कबूतर लिया और पर्दा हटाकर उसे बाहर कर दिया। कबूतर तेजी से एक तरफ उड़ता चला गया। अपने महबूब बादशाह के दोबारा आ जाने पर वह लोग से खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। सारे मुल्क में खुशी की एक लहर दौड़ गई और हर तरफ एक जश्न का समा था। उन्हें जब यह पता चला कि बादशाह सलामत को कैद से रिहा करने और मुल्क को आज़ाद करने में अली खान और शहजादी अंबर का हाथ है, तो लोग उनकी बहादुरी पर अश अश कर उठे। उन्हें कबूतर वाली बात नहीं बताई गई थी, क्योंकि उड़ते उड़ते यह खबर उस बूढ़े और जालिम बादशाह के पास भी जा सकती थी। अली खान शहजादी अंबर और बादशाह को महल में छोड़कर सबसे पहले अपनी मां की कब्र पर गया। वहां वह काफी देर तक उसकी कब्र से लिपटकर रोता रहा। दिल का बोझ जब जरा हल्का हो गया तो वह अपने घर गया, मगर घर में दाखिल होते ही उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। यहां पर उसे अपनी मां की याद और भी शिद्दत से आने लगी। घबराकर वह बाहर निकल आया, मगर अभी वह बाहर निकाला ही था कि चंद शाही सिपाही उन्होंने उसे इत्तला दी कि बादशाह सलामत ने उसे फौरन अपने महल में तलब किया है। उनके साथ अली खान को महल ले जाने के लिए एक सजी सजाई बघगी भी थी। अली खान बघगी में बैठ गया। वो महल पहुंचा तो बादशाह और शहजादी अंबर खाने पर उसका इंतजार कर रहे थे। बादशाह ने उसे अपने पास ही बिठाया था। खाने के बाद शहजादी अंबर उठकर बाहर चली गई। बादशाह ने अली खान से कहा, अली खान, तुमने अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा है? अली खान बोला, मैं इस शहर से कहीं और जाने का इरादा रखता हूं। मां के बगैर यह मेरा दिल नहीं लगेगा। तुम शहर छोड़कर अच्छा नहीं करोगे। हमारी ख्वाहिश है कि तुम यही रहो। बादशाह ने कहा, आपकी ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। जहां पनाह अली खान ने सर झुकाकर कहा, हमें खुशी है कि तुम इतने फरमाबरदार हो। हमने यह सोचा है कि तुम महल ही में आ जाओ। हम अब बूढ़े हो गए हैं। हम बरसों से मुल्क के निज़ाम और निस्फ को चला रहे हैं, लेकिन बुढ़ापे की वजह से हम मजबूर हैं। अब हम लोगों की खिदमत उस जज्बे और लगन से नहीं कर सकते जिस कदर जवानी में किया करते थे। तुम नौजवान हो, जुर्रतमंद हो और सबसे बढ़कर दिमाग के ज़हीन हो। हमने ये फैसला किया है कि शहजादी की शादी तुमसे हो जाए और तुम तख्त नशीन हो जाओ। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो जहां अपना मुझ में इतनी जुर्रत नहीं कि मैं आपकी किसी बात का इनकार कर सकूं, मगर फिर भी मैं यही कहूंगा कि मैं इस काबिल नहीं हूं। बादशाह ने कहा, तुम किस काबिल हो, किस काबिल नहीं, यह हम अच्छी तरह से जानते हैं। हमने इसी हफ्ते में तुम दोनों की शादी है, समझे? अली खान ने मुस्कुराकर सर झुका लिया। अली खान और अंबर की शादी हो गई और वह दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। शादी वाले दिन ही बादशाह ने तख्त अली खान के सुपुर्द कर दिया था और उसे गद्दी पर बैठा दिया था। अली खान, जो कि एक गरीब लड़का था, अपनी जहानत और दलेरी की वजह से बादशाह बन बैठा। वह हुकूमत के मामलात बड़ी मेहनत और खुलूस से सर अंजाम देता था। उसने अपनी रियाया की खुशहाली के लिए खजाने के मुंह खोल दिए। उसने मुल्क में जगह जगह मकतब बनवाई और बच्चों की तालीम पर तवज्जो दी। वो इस बात से कि तालीम ही की वजह से मुल्क तरक्की करते हैं और इसी तालीम की वजह से लोगों के घरों में खुशहाली आई है। इसके अलावा उसने अपनी फौज की तादाद में भी काफ़ी इजाफा किया। इसके बाद किसी भी जालिम बादशाह की हिम्मत नहीं हुई कि वह उनकी रियासत पर हमला कर सके। अंबर और अली खान हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।